Hi, am I visible? Hello, 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 hello. Am I audible? Am I visible? No video? आज स्मार्ट लग रहे हो। आ गया मैं? ओ भाई ओ, आ गया। एक बार बोल दो यार, हाँ। यस सर, आ गए। चलिए, क्या स्टार्ट करना था बताओ। हम्म। बोलो। फैजांस रूल था, वेरी गुड। फैजांस रूल के अंदर हम क्या चल रहा था अपना? अभी ठीक है थोड़ी तबीयत। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग अनिकेत। थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा दिया था क्या पूरा? पॉलीएटॉमिक का शायद मोनोएटॉमिक बाकी था, है ना? मैंने क्या बोल के किया था लास्ट में, दिखाना एक बार। वॉल्यूम तेज करो भाई, ओके। मोनोटॉमिक स्टार्ट करनी थी ना आज। परसों बहुत याद आई आपकी। अरे क्या हो गया था परसों? गलत बात है सर, मतलब। ये चलो। आई होप थर्मोस्टेट पॉलीटॉमिक की हो गई थी। मैं एक बार बोल देता हूँ, देखना जरा। जैसे अपन ने पढ़ा था थर्मोस्टेट में, पहला कार्बोनेट की थर्मोस्टेट बता दी थी। फिर सल्फेट की आ गई थी, नाइट्रेट की आ गई थी, हाँ या ना? बोलो। नाइट्रेट की हीटिंग इफेक्ट में एक इंपॉर्टेंट बात होता है, नोट, वो नोट करके लिखना। कि अगर मेटल बराबर नाइट्रेट में लिखना, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ठीक है। सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो और सीजियम हो, तो फिर हीटिंग इफेक्ट कैसा होता है वो देखना है इधर। ये नाइट्रेट पहले 500 डिग्री पे हीट करेंगे, टूटेगा NaNO2 प्लस हाफ O2 में। और फिर ये हाई टेम्परेचर देंगे इसको, यानी कि 800 डिग्री हाई टेम्परेचर कर दिया इसको। तो फिर ये टूटेगा Na2O में, N2O में और प्लस 3/2 O2 में। तो ये वाले जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं, इसमें सबसे पहले ये जो मेटल नाइट्रेट है, ये टूटता है किसमें? मेटल नाइट्राइट में। और ये आपका फिर मेटल नाइट्राइट जो है, वो टूटता है फिर मेटल ऑक्साइड में। ठीक है। ये हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसको फटाफट, चलो। हम्म। हो गया यहाँ तक? लिख लो फटाफट, लिखो। वाओ, लव फ्रॉम गुजरात। सर बता दिया हो, ये बता दिया था। सोडियम वाला क्लियर सबको? फिर हाइड्रोलिसिस पढ़ा के गया था मैं, है ना? चलिए फिर मोनो एटॉमिक में वापस आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग मोनो एटॉमिक एनायन।
ठीक है, हाँ या ना? नहीं भाई, काहे परेशान होंगे संगम, अब तो एकदम तबीयत ठीक भी लग रहा है भाई, मस्त हो गया। हम्म। मोनो एटॉमिक एनायन में देखो क्या होता है अब। जैसे ये M और X है, इसको अगर हीट करेंगे तो वो M प्लस प्लस एक्स माइनस बन जाएगा। दोबारा से बोलो, क्या बोला, जल्दी बताओ। MX है, अगर इसको हीट करेंगे तो M प्लस प्लस एक्स माइनस हो जाएगा। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक एटम वाला आयन और कैटायन। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होगा? एक एटम। मोनोएटॉमिक का मतलब एक एटम वाला, जैसे F माइनस Cl ऐसे। तो जब ये एक एटम वाला आएगा तो साइज छोटा होगा, जब ये छोटा होगा तो क्या होगा, ये मिलेंगे ऐसे। तो कंपेरेबल साइज होने की वजह से क्या होगा, ये इफेक्टिव लैटिस बनाएंगे। जब ये लैटिस बनेगा तो एक एनर्जी बाहर निकलती है, इस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब आप सोचो, अगर यही एनर्जी इसको दे देंगे तो ये वापस टूट जाएगा। यानी कि ऐसे वाले जिनमें मोनोएटॉमिक दिख रहे हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी। मोनोएटॉमिक वाले जो होंगे, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी? थैंक यू रौनक, थैंक यू वेरी मच। मोनोएटॉमिक जो होंगे, उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो किससे डिसाइड होगी, जल्दी बताओ। लैटिस एनर्जी से। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है वो समझना। लैटिस एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, या पहले रिलीज्ड एनर्जी लिखते हैं, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है लैटिस एनर्जी। या एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। दोबारा समझेंगे इसको। ये एक कैटायन, ये एक एनायन है, ये कैटायन एनायन आपस में मिलेंगे, ये लैटिस बनता है एक आयनिक कंपाउंड का। जब ये लैटिस बना तो यहाँ से क्या बाहर निकली, एक एनर्जी। ये एनर्जी अगर इसे वापस दे देंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। इसे वापस देंगे तो ये टूट जाएगा। और अगर ये टूट गया, बोलो, ये अगर टूट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी आपने दी उसी ने तो तोड़ा इसको। बोलो, जो एनर्जी आपने दी उसी ने तो तोड़ा है इसको। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि इसकी थर्मल स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, लेटिस एनर्जी पे। तो डेफिनेशन क्या हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई वो वापस दे रहे हैं। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो वापस दे रहे हैं, तो रिक्वायर्ड एनर्जी तो हुई लेटिस एनर्जी एक तरह से। और वही बात हुई कि जब केटायन एनायन बने तो एनर्जी रिलीज हुई, तो रिलीज एनर्जी भी हुई। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही दे देंगे तो फिर टूट जाएगा। तो दोनों डेफिनेशन होगी ना, सिंपल। बेटा नयन काशी जब भी ख़त्म होगा हम बता देंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप बहुत परेशान हो रहे हैं तो, है ना। ये इसके बाद 3 लेक्चर और बचेंगे, ठीक है। हाँ, ये अभी करीब आपका थर्मल स्टेबिलिटी चल रहा है ना, तो इसमें 3 लेक्चर हैं और एमओटी के 3, तो 4 5 6 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब प्लीज़ पढ़ाने दो, डोंट डिस्टर्ब, ओके। तो अब लेटिस एनर्जी क्या होती है वो समझते हैं। लेटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2/R²। रिलीज एनर्जी हो तो माइनस कर देंगे, और अगर वो नॉर्मल हो तो प्लस कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का कोई रोल आएगा नहीं। K एक कांस्टेंट है, तो आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हुआ कि नहीं हुआ Q1 Q2 से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि R मतलब साइज है, R² नहीं आएगा यहाँ। तो हमारी जो लेटिस एनर्जी होती है वो एक्चुअली किस पर डिपेंड करती है, चार्ज पर। और किस पर डिपेंड करती है,
1/साइज पर। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी जो थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? लेटिस एनर्जी पे। तो यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी और लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा कि नहीं आएगा? तो आप जो थर्मल स्टेबिलिटी निकाल रहे हो वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगी? लेटिस एनर्जी पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। उसने क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन दिया उसने? LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CCl। ठीक है, अब बताओ। तो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बात करें तो LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl और CSCl है। यहां देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चार्ज तो सेम ही आ रहा है सब में। तो यानी चार्ज वाला फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया। इससे तो लेटिस एनर्जी डिसाइड नहीं होगी, किससे डिसाइड होगी? साइज से। अब जब साइज में जा रहे हैं अपन तो लिथियम से लेकर के नीचे जा रहे हैं सीजियम तक, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी? कम। अगर साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी। तो यानी कि थर्मल स्टेटिक ऑर्डर ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? थर्मल स्टेटिक समझ में आया नहीं आया? हाँ तो बोल दे लल्ला। अरे लल्ला मचा दे हल्ला। चल बता। LIBr, NABr, KBr, RBBr और CSBr बताओ। इनका बताओ। हम्म, जल्दी बताओ लल्ला। मचा देंगे आज हल्ला, हर एक गली मोहल्ला। हम्म, मचा दिया हल्ला, ये भी यही आएगा रे लल्ला। ठीक है, अगला बताओ। Li2O, Na2O, K2O, RB2O, CS2O। चलो बताओ। सेम ही आएगा। चलो बताओ। KF, KCl, KBr और KI। चलो बताओ। ऋषि रिवीजन करना, नॉट क्लियर तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल फंडा चल रहा है कि लेटिस एनर्जी मतलब होता है चार्ज और साइज पर डिपेंड। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या समझना चाह रहे हो तने? सॉरी ऋषि। यहाँ जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। साइज अगर बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी। लेटिस एनर्जी सिंपल सी बात होती है, कैसे कहते हैं? जब एक कैटायन एनायन आपस में मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, और जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहा जाता है? लेटिस एनर्जी। ये दे दोगे तो फिर टूट जाएगा ये। डेफिनेशन अब बाद में पढ़ेंगे, एक और बार आएगी डेफिनेशन, है ना? यस, तो क्या आएगा? साइज बढ़ रहा है इधर जाने पर तो KF का ही ज़्यादा होगा। Li3n, Na3n, K3n में बताओ। ऋषि, आपको समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ओ माय गॉड, थैंक यू। इसमें बताओ। इसमें भी सेम ही आएगा। हाँ या ना? तो Li3n, Na3n, K3n, इसमें यही ज़्यादा आएगा। पक्का? तो ये आपके पास आ गया, नोट करो इसको फटाफट से, फिर आगे पढ़ेंगे, जल्दी करो। व्हेन विल नेक्स्ट चैप्टर गोइंग ऑन? ओके, ये होगा नेक्स्ट चैप्टर बेटा। यू आर मोस्ट पावरफुल टीचर विद द शार्प माइंड। ओह माय गॉड, थैंक यू।
आगे बढ़े। अब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डाई एटॉमिक है, देखो। ये क्या है? डाई एटॉमिक। अब प्रॉब्लम ये कि हमने अभी जो थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी वो मोनो एटॉमिक की पढ़ी है। हमने जो थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी वो किसकी पढ़ी बताओ? मोनो एटॉमिक की पढ़ी है ना। हाँ, और डाई एटॉमिक पॉली एटॉमिक की पढ़ी है। मोनो एटॉमिक की पढ़ी है और डाई एटॉमिक की पढ़ी है। ठीक है। समय लगेगा श्यामानंद, हम बताएंगे तब करेंगे, ठीक है। देखिए, बुक का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके सवाल देंगे आराम से, 50 50, 20 20। तो क्या है, नेक्स्ट चैप्टर जब कोऑर्डिनेशन चल रहा होगा तो बॉन्डिंग का भी रिवीजन हो रहा होगा। मैंने बुक बनाई है, इसका मतलब बुक के जो सवाल होंगे उस थ्योरी के अंदर से होंगे, तो आपकी एक एक पॉइंट को वापस से रिवीजन आ जाएगा। इसलिए मैं उसको भी नहीं रहा। अभी क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता है, सब लोग एनर्जेटिक होते हैं, ऐसे छाती चौड़ी करके बोला हम ही फोड़ेंगे, रैंक वन तो हम ही लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर रैंक वन उसकी आती है जो रिवीजन अच्छे से करते हैं, समझ रहे हो। अरे आरबी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आरबी भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, सब लिख सकते हो। मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन। थोड़ा वैरायटी को चेंज भी तो करना चाहिए ना। जी प्रिंस। चलिए, ये है डाई एटॉमिक आयन, O2 2 - O2 - और OH माइनस। डाई एटॉमिक में एक खास बात होती है कि ये डाई एटॉमिक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी मोनो एटॉमिक की तरह करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी ये पॉली एटॉमिक की तरह करेंगे। दोबारा सुनना, डाई एटॉमिक जो होंगे कुछ प्रॉपर्टी मोनो एटॉमिक की तरह शो करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पॉली एटॉमिक की तरह शो करेंगे, है ना। तो यानी कि अपन अगर डाई एटॉमिक की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टी होंगी वो किसकी तरह शुरू करेंगे? मोनो एटॉमिक। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी उसमें ये एक्ट्स एज अ पॉली एटॉमिक। और अभी हम बाद में पढ़ेंगे एक और टॉपिक, इसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ये एक्ट्स एज अ मोनो एटॉमिक। यानी कि इनका जो ऑर्डर होगा, अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी करोगे तो इनका जो ऑर्डर होगा वो पॉली एटॉमिक एनायन के ऑर्डर की तरह फॉलो करेगा। दोबारा बोलो, अगर आप इनको पॉली एटॉमिक की मतलब थर्मल स्टेबिलिटी निकालोगे तो पॉली एटॉमिक का ऑर्डर फॉलो करेंगे। अगर आप सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो मोनो एटॉमिक का ऑर्डर फॉलो करेंगे। दोबारा बोलो, अगर मोनो एटॉमिक की तरह बिहेव कहाँ करेंगे? सॉल्युबिलिटी में। और पॉली एटॉमिक की तरह किसकी तरह रहेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी में। तो आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी में देखो क्या आएगा, Na2O2, KO2, Rb2O2, CS2O2, है ना। KO2, RbO2, CSO2, LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH। अब ऑर्डर बताओ इनका थर्मल स्टेबिलिटी का, जल्दी बताओ। अब इनके थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ जल्दी से। हम्म बोलो। तो पॉलीएटॉमिक का ऑर्डर आएगा, आपको पता है, इंक्रीजिंग। ठीक है। इसका मतलब की पॉइंट आपको दिख रहा है? अगर आपको की पॉइंट दिख रहा है तो बताता हूं। की पॉइंट ये था कि जब पॉलीएटॉमिक एनायन आते हैं, पॉलीएटॉमिक एनायन जब आते हैं तो जो ऑर्डर आता है वो थर्मल स्टेबिलिटी का ये आता है।
और जब देखो मोनोएटॉमिक आ रहे हैं तो ऑर्डर ये आता है। नहीं आया समझ में ना। पॉलीएटॉमिक मतलब ज़्यादा, तो उधर जाएंगे तो ज़्यादा ऑर्डर बढ़ा, और मोनोएटॉमिक मतलब छोटे होते कम, यानी कि उधर जाएंगे तो कम हो जाएगी। तो आप अगर इन दोनों को देखोगे तो क्या आएगा, मज़ेदार आंसर। पॉलीएटॉमिक तो ज़्यादा, मोनोएटॉमिक है तो डिक्रीज। पॉली ज़्यादा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होएगा, और मोनो कम होता है तो उधर जाने पर कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, खटाखट आंसर आ जाएगा। की पॉइंट रॉक्स दुनिया सॉक्स। प्रवीण, फ्रांशियम को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, उसकी स्टडी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की नहीं करते। आई होप अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको, ठीक है। अरे की पॉइंट रॉक्स दुनिया सॉक्स, दोबारा बोलो। अरे की पॉइंट रॉक्स दुनिया सॉक्स। हम्म। सब में ऐसा कैसे फॉलो होगा। तो ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी का टॉपिक खत्म। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद अब आएगा नेचर ऑफ ऑक्साइड। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद जो अगला आएगा वो क्या है, ये सब बाद में बताएंगे बेटा। Li2O2 एग्जिस्ट नहीं करता है ना, एस ब्लॉक में बताएंगे प्रवीण, इसलिए नहीं लिखा मैंने, है ना। वाह, यू आर सो इंटेलिजेंट, अमेजिंग, थैंक यू, है ना। नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे देखते हैं वो देखना है। जब हम किसी भी ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हैं, जैसे ये Mn2O है, मैंने इसको पानी में डाल दिया। अगर पानी में डाल दिया तो ये क्या बना दिया इसने, MOH। हाँ या ना। पानी में डाल दिया, पानी में डालते ही इस तरह का बॉन्ड बनाएंगे ये। अब ये जो बॉन्ड, इसमें अगर सॉल्युबिलिटी हम बाद में लेंगे ना अंशिका जी, अभी मेरे को पढ़ाने देंगे आप। यहाँ जो टॉपिक आएगा इसको पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक जब आएगा तो सॉल्युबिलिटी भी आएगा, तो जो सॉल्युबिलिटी आएगा तो वहाँ वो बता देंगे, है ना अंशिका। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, प्लीज मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज करें। सर ने बताया है तो सर ही पढ़ाएंगे, सर की टेंशन है, तुम्हारी टेंशन है जो पढ़ा दिया है उसको पढ़ लो। तो ये आपका मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल दिया तो ये बनेगा। अब आपको क्या समझना है कि अगर यहाँ से H+ निकलेगा तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर यहाँ से OH निकल गया तो बेस हो जाएगा। हाँ क्या ना, बोला भाई। H+ देगा तो क्या होगा, एसिड। OH देगा तो बेस। अब मुझे यह बताओ कि इस मेटल के टाइम में फेजांस ने क्या बताया था, पोलराइजिंग पावर होती है, हर एक मेटल के पास क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। क्या होती है, हम्म, पोलराइजिंग पावर होगी तो ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना शुरू करेगा नहीं करेगा। पोलराइजिंग पावर हो रहा है तो वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा अपनी ओर। अगर वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, अगर वो इसको अपनी ओर खींचेगा, अगर वो इसको अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, डेफिशिएंट होगा। अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो वो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ बाहर आ जाएगा। H+ बाहर आते ही क्या बन जाएगा, एसिडिक। अब दिमाग बताओ, अगर इसकी पोलराइजिंग पावर और ज़्यादा होती तो ये इसको और ज़्यादा खींचता, तो H+ और ज़्यादा बाहर निकलता। इसकी पोलराइजिंग पावर और ज़्यादा होती तो ये और ज़्यादा खींचता, तो H+ और ज़्यादा निकलता। इसका मतलब क्या निकला, जितनी ज़्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा H+ बाहर आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फाई अगर ज़्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। ये की पॉइंट तैयार हुआ कि नहीं हुआ बताओ। फाई अगर ज़्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्ट ऐसे बना कि MO ले गया ना, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो MO- और H+ रिलीज कर दिया उसने। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यही तो रीज़न है कि इसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद भी इसने पोलराइजिंग पावर है इसकी, इसलिए खींचता है। पोलराइजिंग पावर क्या होती थी कि अगर मेटल कैटायन एक एनायन के पास आएगा तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना शुरू कर देगा। तो वो जैसे ही खींचना शुरू करेगा तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा और H+ बाहर निकाल देगा। तो जब H+ बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा,
H प्लस निकल जाएगा तो एसिडिक होगा। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा वो H प्लस बाहर निकालेगा, तो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब मैं आपके लिए की पॉइंट ही बना देता हूँ, देखो। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की। नीचे आने पर क्या होगा? पाई घटेगा या बढ़ेगा? फाई नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। अगर फाई घटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बोलो। फाई अगर घटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखना, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्या बोला उसने, बताओ ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। आप खुद बताना, आप चलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बताओ इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा? एसिडिक कैरेक्टर बोलो। नीचे आएंगे तो पाई क्या हो रहा है? कम, तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम, तो यही ऑर्डर आएगा। अगर मैं कहूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो बताओ क्या होगा? ये आएगा। सिंपल फंडा है कि नहीं है? अरे सिंपल फंडा है कि नहीं है? तो पोलराइजिंग पावर का फैक्ट होता है। अब अगर इसी में सवाल को चेंज कर दें हम, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में कैल्शियम, जिंक, बेरियम, इनमें ऑर्डर बताओ। सोचो कौन ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, सोचो। अभी थोड़ी ठीक है सोनू, या आई एम फीलिंग कंफर्टेबल नाउ। जल्दी बताओ। जी हर्षिल, वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। गलत आंसर है वेदांत। हाँ गलत है वेदांत। अब आंसर मैं बताता हूँ। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो। जेड एन ओ ज़्यादा आएगा, फिर सी ए ओ, फिर बी ए ओ। क्यों आया? क्योंकि जेड एन ओ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। रीज़न बताओ क्या? जेड एन ओ की पोलराइजिंग पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और कल हमने पढ़ा था कि जो पोलराइजिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा स्यूडो की होती है या नॉन इनर्ट की। तो पहला तो था नॉन इनर्ट जिसमें 4F आ रहा था, दूसरा होता था स्यूडो, और तीसरा होता था इनर्ट। तो ये क्या होगा? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो ये इसलिए पक्का? पक्का? दक्ष बोल रहा है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, आप अगर ऐसे पढ़ाते रहोगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी तारीफ थी, बेइज्जती थी? पक्का? अगला देखो, लिख लो इसको। अगला देखो। अगला अगर हम बात करेंगे तो अब चेंज कर रहा है वो वापस, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और निकल ऑक्साइड। चलो बताओ। स्यूडो कैसे पहचानते हैं विशाल जी? पिछली क्लास में पढ़ाया था, अब उसको देखो और
तब आएगा समझ में कैसे पहचानते हैं। इनमें बताओ आप तो माने। हम्म। जल्दी। यहाँ पर आंसर जब आता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं लाना है। NiO सबसे ज़्यादा होगा, फिर Ca होगा, फिर SRO होगा, फिर Ba होगा। ये जो NiO होगा, उस Ni में सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ D8 आ रहा था, यानी D में 8 प्रोटॉन आ गए थे और D रोक नहीं पाएगा उनको। तो D की शील्डिंग पावर कम थी, 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़े, जिसकी वजह से पोलराइजिंग पावर बढ़ गई। पोलराइजिंग पावर बढ़ने की वजह से जो होगा इसका एसिडिक कैरेक्टर वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा? इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दोबारा बोलो। पोलराइजिंग पावर बढ़ने से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। जैसे मान लो SO3 को पानी में डाल दो। अब मान लो SO3 है, इसको अपन ने पानी में डाल दिया। अब ये आपका SO3 पानी में डालते आपको होता है H2SO4 बनाएगा। इस H2SO4 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। SO3 को पानी में डाल दिया और पानी में डालते उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ या ना? तो SO3 को जब पानी में डाला तो यहाँ पर ये एक तो बॉन्ड है नॉन मेटल का, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के पास एक तो सल्फर जुड़ा है और एक H जुड़ा है। किधर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? बोलो, किधर से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच सकता है अपनी तरफ? जल्दी बोलो। वो इधर से खींच सकता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो यानी कि सल्फर का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, दोबारा बोलो, सल्फर का या जो भी यहाँ नॉन मेटल होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन उतना खींच नहीं पाएगा, तो उतना ही ज़्यादा वो यहाँ से H से निकालेगा, तो उतना ही H+ बाहर आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल अगर इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ, बोलो, नॉन मेटल अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एसिड तो है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं तनय कि कौन ज़्यादा एसिड है और कौन कम एसिड है। भी कंपेरिजन आएंगे ना सवालों में, तो ये बन गया ना, नॉन मेटल्स के लिए कॉन्सेप्ट तैयार हो गया ना एक, कि नॉन मेटल में अगर कंपैरिजन करना हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से चेक करेंगे हम। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ होगी, ऑक्सीजन नहीं खींच पाएगा इधर से, तो ऑक्सीजन उतना ही H से खींचेगा, और जितना H से खींचेगा तो H+ उतना ही भागेगा। समझ रहे हो? H उतना ही भागेगा। हाँ या ना? अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा CO2 और SiO2 में, देखो CO2 और SiO2, अब चेक करें। तो यहां दिमाग की बत्ती जलाओ। सिलिकॉन और कार्बन में नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है?
चेक करके बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, नीचे आने पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो किसका ज़्यादा होगा, इसका। अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं H2CO3 H4SiO4, हम्म, अब यहां ये मत देखना कि 2 H है और वहां 4 H है। अगर यहाँ 2 H हैं और वहां 4 H हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल से देखना है। वापस से यहाँ कार्बन है, सेंट्रल एटम या सिलिकॉन है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका H+ जल्दी निकलेगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब आप लिख लो इसको फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछो। अब एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। उसने कहा ये ले CO और CO2 में बता, अब तो ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है। बेटा उपेंद्र मैं ठीक हूं, अब आप पढ़ने पर ध्यान लगाओ, ठीक है। CO और CO2 में कार्बन दोनों सेम है। थैंक यू उपेंद्र, है ना, थैंक यू वेरी मच। अब यहां पर क्या है बताओ, दोनों ही कार्बन है, तो अब क्या करूं। तो जब सेम आएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहाँ पे। जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो क्या पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है, दोबारा से बोलना, पॉजिटिव, इनमें देखो ये +2 है ये +4 है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्या बोला जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो क्या बोलना है, एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में ये ज़्यादा होगा। अब अगर मैं ये सेम सवाल पूछ लूँ SO2 और SO3, तो कौन ज़्यादा होगा। SO2 और SO3 में कौन ज़्यादा, बताओ फटाफट से, कौन ज़्यादा एसिडिक है। अब दोनों सल्फर है, ये ज़्यादा होगा। अगर मैं कहूँ HNO2 और HNO3 में बताओ कौन अच्छा एसिडिक होगा, जल्दी बताओ। हम्म, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये +3 है, +5 तो ये होगा। अगला बताओ। HClO HClO2 HClO3 और HClO4, इनमें बताओ अब कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जल्दी। हम्म,
अब अगर आप देखो तो कौन ज्यादा होगा? यही होगा। तो इस हिसाब से अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा और एसिडिक करेक्टर बढ़ती जाएगी। तो आप नॉन मेटल्स के अंदर सबका बता सकते हो, जैसे आपका ये H2SO3 है, H2SO4 है। हम्म। अब यहाँ देखोगे तो +3 आएगा, +6 आएगा, कोई डाउट? तो ये आप एसिडिक ऑर्डर भी देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम जनरली बात करते हैं तो जितने भी एस ब्लॉक के ऑक्साइड हैं वो सारे क्या होते हैं? बेसिक, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब समझते हो? जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करेगा। Cl पर प्लस चार्ज आएगा ना बेटा, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिखे। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। निखिल समझ में आया आपको? सल्फर पी ब्लॉक वाले जितने नॉन मेटल्स ही तो होते हैं वो जनरली। हाँ, बेरिलियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक और बेसिक दोनों होंगे। अब कौन कौन से ऐसे होंगे जो एम्फोटेरिक होंगे बेरिलियम के अलावा भी, तो उसका भी की पॉइंट है। इसका की पॉइंट है पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने? पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, इनके जितने भी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। इसमें V2O5, Sp2O3, S2O3 ये भी एम्फोटेरिक होते हैं। ये की पॉइंट जनरली इनका पूछा जाता है, इसलिए की पॉइंट बना दिया। ये तीन भी अलग से पूछ लेता है कई बार। दोबारा बोलो। पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में। दोबारा बोलो। पंजाबी अली, पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में। पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में। ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड जितने भी होंगे सब। अब इसमें एक मजेदार बात छुपी होती है, पता है क्या? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार PbO और PbO2 दोनों को देख के बताओ मुझे, क्या दोनों एम्फोटेरिक है? 8th पेज में नीचे को दो और दो के हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। क्या लिख रहे राज? इतनी देर से मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब यूजलेस है क्या? आप इस पे भी तो ध्यान दे लो यार। अभी आते हैं पेज नंबर 8 पे, पहले इसको देख लो। क्या पूछ रहा है ये नीचे दो? क्या किसी को डाउट समझ में आ रहा है क्या? 8th पेज पे चलो पहले बताओ दोनों एम्फोटेरिक है? हाँ, लेकिन एक मजेदार बात है, एम्फोटेरिक का मतलब समझना आप। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिडिक दोनों ही की तरह बिहेव करते हैं। दोबारा से बोलो। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन एक मजेदार बात है, यहां पर अगर आप देखो तो +4 है, तो +4 हो गया तो ये मोर एसिडिक,
लेस बेसिक, ये क्या होगा? मोर बेसिक, लेस एसिडिक। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, तो बता दोगे? बोलो। नहीं दिव्यांश, नाराज क्यों है बेटा? अच्छे से पढ़ा रहे हैं यार, थोड़ा सा। दिव्यांश। मोर बेसिक, लेस एसिडिक, और ये क्या होगा? मोर एसिडिक, लेस बेसिक। कोई डाउट किसी को? इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे। अब नोट, एम4 ट्रिक तो समझ में आ गया आपको। अब आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। तो NO, N2O, CO और वाटर, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। दीज आर, बोलो, न्यूट्रल ऑक्साइड। बोलो, क्लियर? ओ, पीपी कौन सा था? पीपी, लो, पीपी, यड़ वाला काम, ये लग वाला का। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। तो ये आपके एसिडिक आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। अब एक सवाल, अगर कभी ऐसा न्यूट्रल में आ जाए और ये क्वेश्चन पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर, और सवाल ये दे दे, तो इसमें ऑर्डर बताओ। Na, हम्म, बताओ। N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। हम्म, तो यहाँ पर एक मजेदार बात है कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो +1, +2, +3, +4 और +5। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? +1, +2, +3, +4, +5, 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह से लिखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा ये। आप गलत करके छोड़ मत देना सवाल को। आप गलत करके छोड़ मत देना कि ये तो न्यूट्रल है, इनमें कैसे कंपेयर करा आपने, ये डाउट आ सकता है ना। ये दोनों न्यूट्रल है, तो जब कंपैरिजन आता है तो ऐसे ही चलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो रही है तो आप बढ़ाते जाओगे। ठीक है। सवाल एक और आएगा अब कि पानी में डालने पर क्या क्या होगा। तो देखो ये न्यूट्रल है, पानी में डालेंगे तो कोई एसिड भी नहीं बनेगा, बेस भी नहीं बनेगा। ये भी न्यूट्रल है, पानी में डालने पर ना एसिड बनेगा ना बेस बनेगा। अब ये +3 है, ये HNO2 बनाएगा, क्यों? एसिड है। ये +5 है, पानी में जाएगा तो +5 वाला एसिड बनेगा जो कि HNO3 है। एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर एसिड में से पानी निकाल दें तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? एनहाइड्राइड। तो एक सवाल बन गया नया, N2O5 किसका एनहाइड्राइड है? HNO3 का एनहाइड्राइड है। N2O5 किसका एनहाइड्राइड है? HNO3 का। N2O3 किसका है? HNO2 का। ठीक है, पानी में डालेंगे तो ये ऐसे। अब ये क्या होता है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्या है ये? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये इसने पानी में डाला तो HNO2 और HNO3 बनेगा। आप देखो कैसे,
अगर आप चाहो तो मैंने क्या कहा, पानी निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ से अगर इन दोनों को मिला के वाटर निकालना हो तो देखो आप क्या क्या बचेगा, यहाँ से H2 तो निकलेगा इसी O, तो ये H H और एक O निकाल दो तो टोटल क्या बचा, N2 और दो ऑक्सीजन इधर दो ऑक्सीजन इधर, चार, N2O4। तो अपने आप ही दिख रहा है ना कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। हाँ है ना, बोलो। अपने आप ही निकल रहा है ना कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आ रहा उनका 11th वीक है, वो 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाई जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग जब चालू होगा तो पहले लेक्चर में, सॉरी पहले नहीं, दूसरे या तीसरे लेक्चर में वहां जाके ट्राई करना आप, है ना। मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ईमानदारी से 11th में बर्बाद किया हमने अपने आप को। ठीक है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तो 11th में पढ़ाया जाएगा ऋषि, प्लीज़ वहाँ पर आप उसको क्लियर करना ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर आप देखो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ कुछ नहीं बनेगा, बिकॉज दे आर न्यूट्रल। ये एसिडिक है तो एसिड बन गया, वो भी एसिड है तो एसिड बन गया। लेकिन ये जो दिख रहा है वो क्या था, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा। हाउ टू नो मिक्स्ड ऑक्सीजन, नहीं पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ राघवेंद्र, है ना। नहीं, इनका कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है निपुण। ये तो की पॉइंट से बताया था ना डायरेक्ट अपन ने। निपुण अपन ने क्या कहा था कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, पानी में डालने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। आपको नहीं पढ़ाया गया तो मैं सिखा देता हूँ, ऋषि बोल रहा है मुझे नहीं पढ़ाया गया। ऑक्सीजन पर -2 होता है, ये सब पता है आपको। ऑक्सीजन पर ऋषि -2 होता है, सब पता है आपको। पक्का, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। अब जब मैं बार बार ऐसे लिख रहा था तो कैसे करते हैं देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन पर +1 होता है नॉन मेटल के साथ 1, जिसका निकालना होता है उसे x मान लेते हैं। 3, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, टोटल चार्ज यहाँ पर 0 है। अब x को सॉल्व करो, +5। H2SO3 का करके बताओ। अब आपको पता है ऋषि, H कितना होगा, 2 है तो 2, इसका तो निकालना है तो x, ये 3 -2 करेंगे तो ये 0। तो टोटल x बराबर कितना आया, +4। ऋषि अब आप बताओ N2O का निकालो। ऋषि, है ना, N2O का निकालो तो क्या होगा, 2x प्लस -2 बराबर 0। हम्म, अब निकाल के बताओ ऋषि क्या आएगा। 2x बराबर 2, तो x बराबर 1, ऐसे निकाल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऋषि। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जा रही है। ठीक, कहाँ तक पहुंचे थे। अब एक बच्चा कह रहा है कि एसिडिक है या बेसिक है। अरे एसिडिक ही तो है, दो एसिड बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो एसिडिक ही तो वो है ना, ये दोनों एसिडिक ही तो है। अब ये जो हमने पढ़ा, ये अपन ने क्या पढ़ा, पी ब्लॉक के लिए हो गया, एस ब्लॉक के लिए हो गया। अब बात आएगी डी ब्लॉक के लिए। अब जो डी ब्लॉक होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हम्म, ये आ गया समझ में, बोलो। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अब आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ऋषि, इसकी +2 आएगी, 8/4 आएगी, इसकी +3 आ जाएगी, +4 आ जाएगी, +7 आ जाएगी, +2, +3, ठीक है, +4, +6, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। जब डी ब्लॉक होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो इनकी नेचर भी वेरिएबल आएगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा क्या होगा, बेसिक। हायर वाला वो क्या होगा, हमेशा एसिडिक। लोअर वाला हमेशा क्या होगा, बेसिक। हायर वाला क्या होगा, हमेशा एसिडिक।
और बीच वाले क्या होंगे, ये सब एम्फोटेरिक। ठीक है, तो डी ब्लॉक का बिल्कुल फिक्स हो गया कि भैया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो एसिडिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो बेसिक। और जो बीच वाले होंगे वो क्या होंगे, बोलो बीच वाले क्या होंगे, बीच वाले क्या होंगे, एम्फोटेरिक। आगे बढ़े। अब एक मजेदार बात होती है पता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकाला जाता है कि अगर अंडर रूट फाइव की वैल्यू लेस देन 2.1 है तो वो बेसिक होगा। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर 2.1 से 3.2 है तो एम्फोटेरिक होगा, और अगर 3.2 से ज़्यादा है तो वो आपका क्या होगा, एसिडिक। अब आप देख के बताओ मुझे क्या हुआ ये। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फाइव की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो एसिडिक होता है, फाइव की वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक ही है, फाइव की वैल्यू अगर कम है तो बेसिक ही है, और बीच में आ रही तो एम्फोटेरिक है। ये एक्चुअल रिजल्ट है, ये याद रखना है आपको, है ना, जो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने किया है रिजल्ट। ये क्या है, एक्चुअल रिजल्ट। अब आप इससे एक, इसको याद कर लो, फिर एक सवाल देता हूं मैं, वो करके बताना आप। क्वेश्चन कह रहा है, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इफ पोलराइजिंग पावर ऑफ मेटल कैटायन इज 2.1। अब बताओ 2.1 होता तो क्या होता है, ये जल्दी सोचो, सोच के करो, ट्राई करो, मैं 1 मिनट आया। आ गया आंसर, बेसिक। अबे एम्फोटेरिक होता है ना ये तो, 2.1 तो बेसिक होगा ना।
हाँ, अरे 2.1 है तो एम्फोटेरिक होगा, 2.1 तो एम्फोटेरिक होगा ना, लेकिन आंसर क्या आएगा? बेसिक। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन क्या हुआ? phi is given 2.1 and अंडर रूट फाइव क्या आएगा? अंडर रूट फाइव आएगा तो 2.1 से कम होगा। हाँ या ना? सिंपल है कि नहीं, बोलो पक्का? ये आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड खत्म। अब आता है इसमें सिंपल सा एक आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है उसको समझना। मैं हूं, कानों में ईयरफोन लगा लिया, चल रहा हूं मस्ती से, अचानक मुझे घेर लिया 10 आदमियों ने, तो क्या होगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अगर मुझे चारों तरफ से घेर लिया तो मैं रुक जाऊंगा ना? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, थैंक गॉड, मैं तो डर गया। तो क्या हुआ? मैं डर जाऊंगा और रुक जाऊंगा, तो मेरी मोबिलिटी कम हुई या बढ़ी? बोलो, मेरी मोबिलिटी क्या हो गई? कम। मुझे अगर चारों तरफ से घेर लिया तो मेरी मोबिलिटी कम हो गई। हाँ या ना? तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, सुनना जरा। जैसे मान लो हम किसी भी, ये कैटायन एनायन है, कैटायन कहीं ना कहीं जाएगा, एनायन कहीं ना कहीं जाएगा। हाँ या ना? कैटायन कैथोड पर जाता है, एनायन एनोड पर जाता है, तो ये जो जा रहे हैं इसी को मोबिलिटी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? इनके जाने को मोबिलिटी कहते हैं। अब दिमाग लगाओ, जब मैं NaCl को पानी में डालूंगा, ये NaCl पानी में गया, तो जब ये पानी में जाएगा तो क्या पानी से घिरेगा कि नहीं घिरेगा, सोचो। ये पानी से घिर गया है, और गिरने पर कौन सा फोर्स लगा? ये आयन डाइपोल। ये पानी से आयन है, ये आयन घिर गया चारों तरफ से, तो क्या लगा? ये आयन डाइपोल। क्या लग गया? ये आयन डाइपोल। ये जो घिरने के बाद साइज बनती है ना, इस साइज को हाइड्रेटेड साइज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? साइज जो बनी उसको हाइड्रेटेड साइज बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो साइज बनी इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड साइज। हम्म, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रेटेड साइज। दिमाग की बत्ती जलाओ आप। अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो वो वाटर के इस ऑक्सीजन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा नहीं खींचेगा? अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो वो खींचेगा नहीं खींचेगा हाइड्रेटेड वाटर का अपनी ओर? अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है
तो वो हाइड्रेटेड को खींचेगा अपनी ओर, ज़्यादा खींचते ही वो घिर जाएगा चारों तरफ से पानी से। अगर वो पानी से घिर गया तो उसकी मोबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, सोचो बस, कॉन्सेप्ट यही है। हम्म। हम क्या बोल सकते हैं कि अगर फाई ज़्यादा तो हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा, आयनिक मोबिलिटी कम। एक सिंपल फंडा बना नहीं बना। आयनिक मोबिलिटी के बहुत सारे नाम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी बोल दो, मोलर कंडक्टेंस भी बोल दो, आयनिक मोबिलिटी भी बोल दो, कंडक्टिविटी भी बोल दो। सिंपल हो गया, फाइज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेटेड साइज उतना बड़ा होगा, आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज। यहाँ एक्वस लिखा होना जरूरी है। फिर से मैं बोलूंगा, व्हाट इज मोबिलिटी, है भगवान, अभी से घूमना, ऐसे जाना, मोबाइल होना, घूमने को। ये कैटायन जब जाते हैं ना पानी के अंदर होते हैं तो ये जाते ही नहीं जाते ऐसे घूमते घूमते कैथोड पे, दिस इज मोबिलिटी। कैसे, मतलब कहाँ से आते हैं लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं ये अभिषेक हुआ। हाय पायल, ओ माय गॉड, वाओ, गुड टू सी यू। हम्म। हम्म। ये एक्वस लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ए क्यू क्यों लिखा होना चाहिए बताओ। क्योंकि एक्वस में होगा तो इसका मतलब पानी में है। तो अब बताओ, हाइड्रेटेड साइज किसका ज़्यादा होगा, सोचो बताओ। नहीं तेजस, मैंने आपका नाम नहीं लिया, अब ले लिया। तो भाई इसका ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं उल्टा पूछूं इसमें, आयनिक मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो उल्टा आ जाएगा। आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा किसकी आएगी, इसकी। कोई डाउट, जिसको भी डाउट हो पूछ लो। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी अनिकेत। इसी पर एक सवाल और कर लेते हैं। हाइड्रेटेड साइज। अरे यार, मैं इसका वापस क्यों लिख रहा हूँ। अब बताओ, ये सब एक्वस है, बेरिलियम एक्वस, मैग्नीशियम एक्वस, कैल्शियम स्ट्रांशियम एक्वस, ए क्यू। अब बताओ। सिंपल आएगा वही, आयनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाइड्रेटेड साइज तो यही आएगा। आयनिक मोबिलिटी पूछे तो क्लियर।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर ये आएगा। अरे यार कचरा ही हो गया। अगले पेज पे ले लेते हैं ना। हम्म। हाइड्रेटेड साइज देखो। हम्म। हाइड्रेटेड साइज तो यही आएगा। आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और करके बताओ। एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस, चलो। और वही क्वेश्चन है वापस, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज। जल्दी बोलो, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज। अब इसमें बताओ। आयन का तो छोटा है ना, हाइड्रेटेड साइज बोल रहे हैं ना, वाटर को अट्रैक्ट करने के बाद। ये कौन है धीमान? हाँ धीमन। आयन का साइज छोटा है लेकिन उसके एक्वस यानी कि हाइड्रेटेड साइज, तो यहाँ पर एक्वस यही है। जब तक एक्वस नहीं देगा एक्वस नहीं मानना है। बताओ। हो गया। हाइड्रेटेड साइज फिर से इसी का ज़्यादा होगा। बताओ क्यों? इसका साइज छोटा है। हाइड्रेटेड साइज छोटा साइज है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये पानी को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। पानी के कौन से एंड को? H प्लस को। पानी के कौन से एंड को खींचेगा? प्लस वाले एंड को। तो ये पानी के एंड को अपनी ओर खींचेगा स्ट्रांगली, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके पास आएगा, तो हाइड्रेटेड साइज इसका ज़्यादा होगा। हाइड्रेटेड साइज अगर इसका ज़्यादा होगा तो सोच सकते हो अब क्या हुआ। हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा तो मोबिलिटी कम। ये ऑर्डर आएगा। समझ में आया लल्ला? अगर एक्वस नहीं लिखा होता तो जो साइज होता वही लिखना है इनका। किसका बड़ा हो जाता साइज उसका? ये एनायन है ना, इनकी चार्ज डेंसिटी आएगी अनन्या। चार्ज डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो वाटर के H प्लस को खींचेगा। तो जिसकी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो वाटर के H प्लस को ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर। ठीक है अनन्या। अगला देखो। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम लिथियम प्लस लिखते हैं तो ये सिचुएशन आती है, लिथियम प्लस 1s2, ठीक है, 2s0 2p0। लिथियम प्लस करते ही, तो इसके पास लिथियम के पास सिर्फ 4 डब्बे हैं। ये चारों पहले हाइब्रिडाइज करता है और हाइब्रिडाइजेशन करके sp3 बनाता है। ये जो sp3 जो होता है ना, सबसे पहले उसमें वाटर अपना लोन पेयर लेता है। ये इसको कहा जाता है
प्राइमरी शेल ऑफ वाटर। प्राइमरी शेल ऑफ वाटर। फिर ये लिथियम प्लस खींचता है पानी को क्योंकि इस पे चार्ज है, तो ये वाटर को अब अट्रैक्ट कर रहा है, और जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी शेल ऑफ वाटर। और सेकेंडरी शेल ऑफ वाटर जो है उस किससे बनी होती है? वो आयन डाइपोल से, क्योंकि एक आयन है और ये वाटर एक डाइपोल है। ये आयन है, बोलो, और ये डाइपोल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी शेल ऑफ वाटर किससे बनी है, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट से। प्राइमरी शेल ऑफ वाटर किससे बनी है? तो कोऑर्डिनेट से। और सेकेंडरी किससे बनी? आयन डाइपोल से। और एक मजेदार बात, आयन डाइपोल जिससे जो बनी है, तो जो सेकेंडरी शेल ऑफ वाटर होती है हाइड्रेटेड साइज के लिए वही रेस्पॉन्सिबल है। तो आपसे पूछेगा रेस्पॉन्सिबल फोर्स, रेस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर हाइड्रेटेड साइज, तो आप आंसर क्या देंगे? आयन डाइपोल। ये एडवांस में आता है, ये जेई एडवांस के सवाल हैं। अब ये देख लो, अब इतना डेप्थ में कोई नहीं बताएगा आपको जी। ये डेप्थ में है कि पहले जब पानी के अंदर जाता है तो उसे हाइड्रेटेड साइज नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के प्राइमरी शेल ऑफ वाटर बनाता है। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो खींच रहा होता है वाटर को, वाटर खींच रहा होता है जिससे कि हाइड्रेटेड साइज बड़ा होने लगता है। तो जिस पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी ना यहाँ पे, ये उस वो जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा खींचेगा पानी को, तो उतना हाइड्रेटेड साइज होगा। तो हाइड्रेटेड साइज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या होगा? आयन डाइपोल। कौन सा होगा? आयन डाइपोल। ठीक है। अगला सा, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना उनमें कलर कैसे देखते हैं? अगर आप जनरली देखें तो कलर आने का एक रीजन होता है, और वो होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। क्या बोला बताओ? इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट से कहाँ चला जाता है? एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है। तो नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में जाता है तो अनस्टेबल होता है, और वापस वो नॉर्मल स्टेट में आता है, तो उस दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे कलर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से नॉर्मली कलर आता है, लेकिन प्रॉब्लम है आयनिक कंपाउंड में कि आप अगर आप ध्यान से देखो तो उनका तो आउटर शेल स्टेबल है, उनके अंदर तो पूरा भरा हुआ है ये ऑक्टेट कंप्लीट, उनमें तो ये पूरा भरा हुआ है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ही नहीं कर पाएगा, समझे ना? तो आयनिक कंपाउंड इसीलिए जनरली कलरलेस होते हैं। हमारे यहाँ कलरलेस को वाइट भी बोलते हैं। दोबारा से सुनेंगे, हमारे यहाँ कलरलेस को वाइट भी बोलेंगे। हमारे यहाँ कलरलेस को
वाइट भी बोलेंगे। तो आयनिक कंपाउंड जनरली कलरलेस या वाइट होते हैं क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, डिस्टॉर्ट नहीं होता। लेकिन अगर मान लो इसमें क्या होने लगे, डिस्टॉर्शन क्रिएट होने लग जाए, या पोलराइजेशन आने लग जाए, तो आपको पता है पोलराइजेशन आने से इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टॉर्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की टेंडेंसी बढ़ेगी तो कलर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे जनरली, आयनिक कंपाउंड जो है जनरली आयनिक कंपाउंड्स कलरलेस या वाइट, बट व्हेन polarization increases, when polarization increases then tendency of color in ionic compound increases. Increases. होमो लूमो एमओटी में आएगा विशाल, है ना। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तब आएगा, अभी नहीं। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं अपन कॉन्सेप्ट, कि जितना ज़्यादा डिस्टोर्शन होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कलर आने की टेंडेंसी बढ़ेगी। क्यों? एफ सेंटर्ड इफेक्ट नहीं बेटा, वो वहां पर पढ़ेंगे हम, फजान्स रूल का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। किसका? फजान्स रूल का। तो यहाँ पर आप देखो कैसे कैसे आएंगे फजान्स रूल वाले, कि हमें कलर पता है कौन कौन से होते हैं, विबज्योर, क्या? विबज्योर। जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, लेमडा बढ़ेगा, न्यू कम होगा और ई कम होगा। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। न्यू ज़्यादा होगा, ये कम होगा, ई भी कम होगा। कंफर्म? अब एक खास बात होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो होता है ना, ये कहलाता है अल्ट्रा वायलेट, और ये कहलाता है इंफ्रारेड। ये जो रीजन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है? ब्लैक कलर का, ये कलरलेस है, और ये रीजन है कलर। मैं आपको इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन बता रहा हूँ चार, आपको बताना है चारों कंपाउंड से मैच करके वो किसके लिए है, कौन सा सूट कर रहा है। ये चार कंपाउंड दे दिए मैंने आपको, ए जी एफ, ए जी सी एल, ए जी बी आर और ए जी आई। आपको इन चारों को देख करके ये बताना है, ई मतलब एनर्जी होती है ना। हाँ सर, कलरलेस मतलब वाइट, है ना अनन्या। ई मतलब एनर्जी। इस विबज्योर में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेमडा बढ़ती है, तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है। ये चार आपको दे रखे कंपाउंड, इसमें सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगा। बताओ सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगा इन चारों में से, ये देखो, जल्दी सोचो। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगा? प्लीज जल्दी लिखो,
जल्दी 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 जल्दी। गलत, एजीएफ में नहीं होगा, गलत, फिर से गलत कर दिया, माय गॉड। एनायन का साइज अगर बड़ा होता है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा था। पोलराइजेशन अगर आयोडीन है, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन इसका होगा। अब सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन अगर इसका होगा, सोचो अगर सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन इसमें हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कलर आने की टेंडेंसी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा कलर आने की टेंडेंसी इसी की होगी। तो चारों में से अगर मैं आपको पोलराइजेशन बताऊं तो ये जो ट्रांजिशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एजीएफ, एजीसीएल, ये एजीबीआर, एजीआई। इसीलिए ये दोनों वाइट होते हैं। ये पेल येलो, पेल येलो का मतलब हल्का पीला, और ये येलो। अब एक और सवाल ऐसा कैसे, अगर मैं सवाल दूं और पूछूं क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसको लिख दूं येलो और इसको लिख दूं कलरलेस, क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट। ये स्टेटमेंट जो करेक्ट है या नहीं है, सोच के बताना इन दोनों को। इसको वो येलो कहना चाह रहा है और इसको क्या कहना चाह रहा है? कलरलेस। क्या ये सही है क्या, सोचो, जल्दी सोचो। रुक गई क्या चैट? ये सही नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप यहां देखोगे तो PbF2 और PbI2 में आयोडीन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो कन्फर्म है कि वो ट्रांजिशन ज़्यादा करेगा। तो अगर वो ट्रांजिशन ज़्यादा करेगा तो किससे ज़्यादा करेगा? इससे। तो अगर PbF2 से ज़्यादा ट्रांजिशन करेगा वो, तो PbF2 अगर येलो में आ रहा है तो इसका कलर येलो से इधर आना चाहिए था। ये कलरलेस कभी नहीं हो सकता, यानी पीछे कभी नहीं जा सकता। तो आंसर आएगा नॉट, नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आंसर। उल्टा पूछ लेता, क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि ये हो जाता कलरलेस और ये हो जाता येलो? तो क्या होता? ये पॉसिबिलिटी सही है, यस। क्यों? क्योंकि ये येलो हो सकता है और ये कलरलेस, क्योंकि इसका ट्रांजिशन यहाँ आ सकता है और इससे आगे जा सकता है PbI। इसी तरह से अगर हम बात करें HgF2 और HgI2, अगर वो दे दे यहाँ पर ये कलरलेस और ये स्कारलेट रेड, तो ये सही है। अब सवाल ऐसा आएगा, एक अननोन सवाल, कैसे कैसे आएंगे देखना जरा। वो कहेगा कि प्रिडिक्ट द कलर ऑफ CuCl and CuBr if color of CuI is white। चलो बताओ। सोचो अब इसमें कि प्रिडिक्ट द कलर ऑफ CuCl एंड CuBr, प्रिडिक्ट करने के लिए बोल रहा है कि इफ कलर ऑफ CuI जो है वो वाइट है, तो दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर आयोडीन वाला ही वाइट है जिसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है, तो बाकी तो उससे पीछे ही होंगे ना, तो इसका मतलब इनका भी पीछे आएगा, यानी कि इनका भी वाइट आएगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, तो आई होप आप कर देंगे। बोलो, इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप कर देंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर सॉल्युबिलिटी। बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय। नेक्स्ट क्लास।